हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निखिल बागमार। चलिए जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं आज के बेसिक टर्म्स के टॉपिक को। पहला टॉपिक अपन लेते हैं प्रोप्राइटर। Now, before we understand the proprietor, let us understand generally there are three types of organization. तीन प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सब होती है, बट बेसिकली तीन प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, SOLE, सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 50 पार्टनर्स होते हैं, 2 से लेके 50 ओनर्स हो सकते हैं जिसको अपन पार्टनर्स बोलते हैं। और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं जिसको बोलते हैं अपन शेयर होल्डर्स। सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को बोलते हैं पार्टनर्स एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर। जैसे कि इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट या पावरफुल पोजीशन प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, वहीं यूएस में प्रेसिडेंट रखते हैं, वैसे ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को डिफरेंट डेजिग्नेशन दिया जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, प्रोप्राइटर का मतलब हुआ ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ओनर? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को बोलेंगे प्रोप्राइटर। सेकेंड टॉपिक में अपन आते हैं जिसका नाम है कैपिटल। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा कौन लगाएगा? डेफिनेटली ये पैसा ओनर लगाता है। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज नोन एज कैपिटल। जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि इस बिजनेस स्टार्ट करते टाइम में जो पैसा लगा है उसी को कैपिटल बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। लाइफ में कभी भी जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे एक्सपेंशन के टाइम पे हो, उसको कैपिटल बोलते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन होता है कि कैपिटल मतलब जो सिर्फ पैसा लगाया है। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। कैपिटल का मतलब मनी और मनी इज वर्थ। अब ये मनी इज वर्थ क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने कैश लेके आया 50,000 रुपए और मैंने 50,000 रुपए के फर्नीचर लेके आए, तो उसका कैपिटल भी 50,000 कहलाएगा और मेरा कैपिटल भी 50,000 कहलाएगा। मैं कैश नहीं लाया बट मनी इज वर्थ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। सो कैपिटल इज एनीथिंग इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी ओनर्स जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्रॉइंग्स। देखिए, जैसे ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ओनर को अपने पर्सनल वांट्स के लिए, अपने पर्सनल नीड्स के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा कहाँ से वो निकालेगा? वो पैसा निकालेगा बिजनेस से ही। तो जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यहाँ पे स्ट्रेस करने वाली बात है पर्सनल यूज। ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तभी वो ड्राइंग्स कहलाता है। जैसे कई बार होता है ओनर ने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया है बट ये बिजनेस के खर्चे को में इस्तेमाल किया है, तो ये ड्राइंग्स नहीं कहलाएगी। ड्राइंग्स हमेशा पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करता है ओनर, उसी को अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन आते हैं गुड्स पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स। अब गुड्स की परिभाषा क्या है? गुड्स अगर मैं आपसे पूछूं तो सर प्रोडक्ट, आइटम या यही सब चीजें अपन बोलेंगे। तो गुड्स का मतलब होता है वो चीज जिसमें हम बिजनेस करते हैं। गुड्स मतलब वो चीज जिसको हम बनाते हैं या खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। गुड्स वो चीज होता है जिस पे बिजनेस डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं गुड्स मतलब वो चीज होती है जिसको बेच के मैं प्रॉफिट कमाता हूं। एवरीथिंग इन विच द बिजनेस डील्स इज अ गुड्स।
गुड्स का कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोबाइल डीलर के लिए गुड्स मतलब होगा मोबाइल आइटम, आपके इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के लिए गुड्स मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स होगा फर्नीचर आइटम। क्योंकि ये सारे चीजें, ये सारे लोग अपने प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव है कि इसको आगे बेचे, चाहे वो बना रहे हैं या वो खरीद रहे हैं, आगे बेचने के लिए अगर ये खरीद रहे हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। अब एक पॉइंट इसमें नोट करने वाली ये होने चाहिए कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए वो रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार खरीदा और एक बार बेचा तो वो मेरे लिए गुड्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बंदे से 10,000 का मोबाइल खरीदा और दूसरे बंदे को 12,000 पे मोबाइल बेच दिया। मेरा मोबाइल बेचने का काम नहीं है। तो ये जो मोबाइल का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उस केस में मोबाइल मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेरी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो रिकरिंग नेचर की नहीं है। तो रिकरिंग नेचर का आइटम बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, वो आइटम होना चाहिए जिस पे बिजनेस डील करता है। ज्वेलरी आइटम्स के लिए, ज्वेलरी जो बेचते हैं उनके लिए ज्वेलरी गुड्स होता है, ठीक है। तो गुड्स मतलब डेफिनेशन में आप गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है। एग्जांपल्स जो गुड्स के होंगे वो केस टू केस में चेंज होते रहेंगे। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स होता है, मोबाइल वाले के लिए मोबाइल गुड्स होता है, ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ज्वेलरी गुड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टॉक। नाउ व्हाट इज स्टॉक? गुड्स अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो स्टॉक हमेशा गुड्स का ही होता है। जिसमें हम डील करते हैं वो अनसोल्ड आइटम किसी भी पर्टिकुलर डेट में, उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। सो गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। जनरली स्टॉक की वैल्यूएशन 2 बार की जाती है साल में। एक तो साल की शुरुआत में जिसको अपन बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर आप कैलेंडर ईयर ले रहे हैं तो 1 जनवरी को जो मेरे स्टोर में स्टॉक सामान पड़ा हुआ होगा, गुड्स पड़ा हुआ होगा, उसको मैं ओपनिंग स्टॉक बोलूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिरी में, अगेन अगर अपन कैलेंडर ईयर ले रहे हैं तो 31 दिसंबर को जो अनसोल्ड आइटम पड़े होंगे मेरे स्टोर पे, दैट विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो आप हमेशा याद रखेंगे स्टॉक मतलब हर वो आइटम नहीं जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, सिर्फ वो गुड्स, वो आइटम जिसमें मैं डील करता हूं, दैट वुड बी ओनली कंसिडर्ड एज स्टॉक। साल के पहले दिन का स्टॉक वुड बी नोन एज ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिरी दिन का स्टॉक वुड बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। सो ये जनरल आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 31 दिसंबर का जो स्टॉक होगा वही स्टॉक तो 1 जनवरी को होगा, तो आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हर बिजनेस के लिए। आप सुने होंगे कि मेरे को रेवेन्यू बढ़ाना है, आपने मैनेजर को सुना होगा रेवेन्यू बढ़ाना है इस साल। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कई बिजनेस होते हैं जो गुड्स बेचते हैं, कई होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर हो गए, ये सर्विसेज देते हैं। तो वो पैसा जो मेरे जेब में आ चुका है या आने वाला है, या मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है, तो वो भी जो आने वाला है दैट इज ऑल्सो माई रेवेन्यू। सो रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम एनी बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे मेरा रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे मेरा रेवेन्यू बढ़ाना है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हर वो कॉस्ट जो अपन इनकर कर रहे हैं टू जनरेट द रेवेन्यू, हर वो खर्चा जो हम इनकर करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब रेवेन्यू उससे जनरेट हो नहीं हो वो एक अलग बात है, बट कभी भी बिजनेसमैन जो भी खर्चा करता है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इससे मैं कैसे पैसा कमा पाऊं। सो दैट इज एक्सपेंसेस। एवरी एक्सपेंसेस इनकर्ड या कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस इज समथिंग विच एक्सपायर्स। अब सर इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। जैसे आपने 1 महीने के लिए रेंट पे किया तो आपको 1 महीने के लिए बिल्डिंग यूज करने मिलेगी। आपने मई मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो मई मंथ का ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करने मिलेगा। तो ये शॉर्ट पीरियड का होता है। तो एक्सपेंस
expense is something which expire and the cost which we incurred to generate the revenue is known as expenses. Next आपका आता है प्रॉफिट. हर बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट ही उसी ऑब्जेक्टिव से करता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है. सो प्रॉफिट की सिंपल परिभाषा अगर मैं आप किसी से भी पूछूं तो आप यही बोलोगे, सर इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी मेरी आवक माइनस जावक. सो आवक मतलब अपन ने क्या समझा था अभी, रेवेन्यू. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट. तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन समझे तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट. Excess of revenue over expenses is known as profit. अब वही इसका अपोजिट लॉस की बात करें तो excess of expenses over revenue. कई बार ऐसा होता है कि हमने 100 रुपए का खर्चा किया है बट उसके अगेंस्ट में 90 रुपीज की ही रेवेन्यू जनरेट कर पाया है, तो हम बोलते हैं सर 10 रुपए का हमारे को लॉस हो गया है. तो excess of expenses over revenue is known as loss. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा गेन की. अभी तक आई एम श्योर कि आप प्रॉफिट और गेन को एक सिनोनिम्स लेके चलते थे, या प्रॉफिट और गेन तो सर एक ही होता है, बट यही डिफरेंस है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में. प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू. अब रेवेन्यू मतलब क्या था, जो मैं बिजनेस से कमा रहा था बाय सेलिंग ऑफ गुड्स. तो गेन मतलब क्या है, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर नेचर. मतलब अगर मैं वो गुड्स बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूं, गुड्स 100 रुपए का खरीदा है और 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो जो 20 रुपए में कमा रहा हूं उसको प्रॉफिट बोलेंगे. वही अगर मैं जमीन खरीदा हूं 1 लाख रुपए की और उसको 1.5 लाख रुपए में बेच रहा हूं, तो जो 50,000 रुपए जो बचा है मेरे पास उसको गेन बोलेंगे. क्यों बोलेंगे, क्योंकि जमीन खरीदना बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, गुड्स खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है. तो गुड्स खरीदने बेचने से जो मैं पैसा बचा रहा हूं उसको प्रॉफिट बोलते हैं. अदर देन गुड्स को बाइंग सेलिंग करने से अगर मेरे को कोई पैसा बच रहा है तो उसको गेन बोलते हैं. तो प्रॉफिट जो होता है वो ऑफ रेगुलर नेचर होता है, क्योंकि मैं रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग करता हूं. बट गेन जो होता है वो इररेगुलर नेचर का होता है. तो प्रॉफिट ऑफ अ इररेगुलर नेचर इज नोन एज गेन. अब एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूं बिटवीन एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस. देखिए दोनों केस में क्या होता है, कई बार हमारे जेब से पैसा विड्रॉ होता है. फॉर एग्जाम्पल समझिए मेरे जेब में 100 रुपए था, मैंने मूवी की टिकट ली, मूवी देखी, ठीक है, मेरे जेब से 100 रुपए गया. दूसरा केस अगर मैं देखूं बेटा, तो मेरे जेब से 100 रुपए गिर गया और वो कहीं पे मेरे से भूल हो गई, मैं आगे बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं चला, जेब से 100 रुपए निकल गया. अब आप देखेंगे दोनों ही केस में मेरे जेब से 100 रुपए निकला है, बट पहले केस में आई विल कॉल इट एज एक्सपेंस. क्यों, क्योंकि मुझे उससे कुछ बेनिफिट डिराइव हुआ है. दूसरे केस में भी 100 रुपए जेब से बाहर निकला है, बट वो एक्सपेंस नहीं है, वो लॉस है. क्यों, क्योंकि उससे मेरे को कोई बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ है. हम चालू भाषा में भी, मैं मूवी देख के आया, आपसे मिला, तो अपन क्या बोलते हैं, यार आज 100 रुपए का ना मेरा खर्चा हो गया. और दूसरे एग्जाम्पल में आप चालू भाषा में जब अपन मिलेंगे और बात करूंगा तो मैं क्या बोलता हूं, यार आज 100 रुपए का नुकसान हो गया. तो यही अकाउंट्स की ब्यूटी है यार, अपन बहुत सारी चीजें जानते हैं, बस उसको समझना बाकी है, और उसी काम के लिए मैं यहां पे हूं. तो अपन बेसिक टर्म्स को जो समझ रहे हैं वो अकाउंट्स का एक फाउंडेशन होगा, एक बेस होगा. सो बेसिक टर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलेंगे अपन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपन, एसेट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एवरी बिजनेस. एसेट मतलब क्या, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है. बट हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए एसेट है? तो एसेट का 2 टेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ आपको. एक, हर वो चीज़ जिसको यूज़ करके या जिसको बेच के मैं पैसा कमा सकता हूँ वो एसेट है. आई रिपीट, हर वो चीज़ जिसको मैं यूज़ करके या बेच के पैसा कमा सकता हूँ वो मेरे लिए एसेट है, ठीक. और एसेट, कोई भी चीज़ एसेट होने के लिए मेरी ओनरशिप जरूरी है. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने कोचिंग सेंटर चलाता हूँ,
तो बॉस with the use of the furniture, the whiteboard, the smart board and the other amenities in the organization, उसको यूज करके मैं पैसा कमाता हूँ, that is asset for me. कोई भी प्रॉपर्टी जब चाहूँ मैं, अगर मेरी ओनरशिप के अंदर है, अगर मैं उसको बेच सकता हूँ तो वो मेरे लिए एसेट है. Anything which can be converted into cash or which helps the firm in generating the revenue is known as asset. अब एसेट्स को अपन क्लासिफाई करते हैं. एसेट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए दो बेसिस है. एक तो होता है टाइम के बेसिस पे. अब अगर अपन टाइम के बेसिस में एसेट्स को क्लासिफाई करें तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन निकलता है. पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स, वो एसेट्स जिसको अपन लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें अपन जब खरीदते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज. सेकेंड है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको अपने को कैश में कन्वर्ट करना होता है विद इन 12 मंथ्स, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैश में कन्वर्ट कर ले विद इन 12 मंथ्स. एग्जाम्पल इसका डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक एक्सेट्रा. दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी एंड इनटैंजिबिलिटी. टैंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक. इनटैंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो आप छू नहीं सकते बट आपको पैसा कमाने में हेल्प आउट करता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटैंजिबल एसेट इज गुडविल. सो एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट जिससे आप पैसा कमा सकते हो. चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन लायबिलिटी में. ये एसेट्स का रिवर्सल है लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, वो चीज़ जो मुझे पे आउट करनी है. तो लायबिलिटी की डेफिनेशन में अपन आते हैं. इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, सेटलमेंट ऑफ विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. लायबिलिटी तब तक ही लायबिलिटी रहती जब तक आप उसको पे आउट नहीं करते. एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी से उधारी में सामान खरीदा या आपने किसी से उधार लिया, तो ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. क्यों ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? क्योंकि आपने पास्ट में कुछ इवेंट किया था उधार लेने का या उधारी में सामान खरीदने का. अब जब आप इसको सेटल करोगे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज आपको पे करना है, जब आप इसको सेटल करोगे तो आपके जेब से या तो पैसा जाएगा या तो उस पैसे की वैल्यू को कोई चीज जाएगी. फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम में अपन कर सकते हैं कि मुझे आपको 50,000 रुपए देना है, तो इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू 50,000 रुपीज मैं आपको 50,000 रुपीज का गोल्ड दे सकता हूँ. तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज. तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. मनी या मनी इज वर्थ आउटफ्लो होगा. कहाँ आउटफ्लो होगा? ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी लायबिलिटी सेटल कर रही है. अब लायबिलिटी को भी अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक करेंट लायबिलिटी होती है और एक नॉन करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटीज जिसको अपने को 12 महीने के अंदर पे आउट करने की होती है, और नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो हमको 12 महीने के बाद पे आउट करनी है. करेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी हमारे लिए आपकी करंट लायबिलिटी हो सकती है. और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है बैंक लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. ठीक, तो शॉर्ट टर्म वाली लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को आप नॉन करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं. तो लायबिलिटी इज आर ऑब्लिगेशन जिसको अपने को सेटल करना है. नेक्स्ट टर्म है डेटर. डेटर मतलब वो बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जिससे अपने को पैसा लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि हमने उस बंदे को या ऑर्गेनाइजेशन को उधारी में सामान बेचा था. सो डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to take the money or who owes money to us. सो डेटर हमारे लिए एक एसेट है. और कौन सा एसेट है? करंट एसेट्स है. क्यों करंट एसेट्स है? क्योंकि हम कभी भी किसी को उधारी में सामान बेचेंगे तो वो कितने महीने का उधार देंगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का. तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 महीने के अंदर हमको पेमेंट मिल जाए. तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स होता है. तो डेटर इज आर एसेट्स. नेक्स्ट इसका काउंटर पार्ट क्रेडिटर, वो बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमने उधारी में सामान खरीदा है. डेटर में क्या होता था? जिसको उधारी में सामान बेचा है. क्रेडिटर में क्या होता है? जिससे उधारी में सामान खरीदा है. तो डेटर में क्या होता था? हमको पैसा लेना रहता था. क्रेडिटर में क्या होता था? हमको पैसा देना है. तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया.
क्यों लाइबिलिटी हो गया? क्योंकि हमें उस बंदे को पेमेंट करना है। सो क्रेडिटर कौन से प्रकार की लाइबिलिटी हुई? हमारी करंट लाइबिलिटी। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा उधारी में, तो एक्स के लिए वाई वुड बी कंसिडर्ड एज डेटर, क्योंकि एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई से पैसा लेना है, एंड वाई के लिए एक्स वुड बी कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि एक्स को पैसा देना है। सो डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है और क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देने का होता है। ठीक, क्रेडिटर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको एक बार बताया कि क्रेडिटर फॉर गुड्स भी हो सकते हैं और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। उधारी में सामान खरीदा तो वो बंदे को कहलाएंगे अपन क्रेडिटर फॉर गुड्स। अगर किसी एक्सपेंस के लिए, जैसे स्टेशनरी का पेमेंट पेंडिंग है या कुछ और चीज का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो कहलाते क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अभी तक अपन ने पेमेंट नहीं किया है, दैट मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एग्जांपल, रेंट का टाइम आ गया पेमेंट करने का, रेंट अपन ने पूरी बिल्डिंग यूज कर ली बट अभी तक रेंट पे नहीं किया है, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने एम्प्लॉयज लोगों से काम करा लिया बट अभी तक उनको सैलरी नहीं पे किया है, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो ये जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड ईयर एंड फिनोमेना होता है, मतलब मार्च मंथ के लिए अगर अपन ने नहीं पे आउट किया है तो ही उसको आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी की कैटेगरी में डालते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि अपने को 12 महीने के अंदर इसको सेटल ऑफ करना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ठीक, नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट करके रख दिया है। वो एक्सपेंसेस जो अभी तक ड्यू नहीं था बट अपन ने पे कर दिया है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जांपल के तौर पे मार्च 31 मार्च 2022 हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है, बट अपन ने अप्रैल और मई 2022 का भी रेंट पे कर दिया है, सो विल कॉल इट एज प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गया? एसेट हो गया। ठीक है, कौन सा एसेट हो गया? करंट एसेट हो गया। सो आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड और प्रीपेड रेंट पेड बट नॉट ड्यू। नेक्स्ट इज बैड डेट। बैड डेट, डूबत खाता जिसको अपन बोलते हैं, वो पैसा जो मुझे मिलने वाला था और अब नहीं मिल रहा है। मतलब मेरा डेटर ने मुझे बोल दिया भैया जो पेमेंट आपको करना था अब वो नहीं करूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए। सो दैट इज़ बैड डेट। तो बैड डेट हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गया? लॉस हो गया। हमको मिलना वाला था, हमको हमारा ये हक था, हमने किसी को उधारी में सामान बेचा था या हमने किसी को उधार दिया था, अब वो बंदा बोलता है भैया पैसा आपको वापस नहीं लौटा पाऊंगा, तो ये होता है हमारे लिए बैड डेट। BAD, बैड, DEBT, बी साइलेंट होता है, बैड डेट। ठीक है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब आप लोग सब जानते होंगे, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल्स को बूस्ट करने के लिए। जैसे अभी अपन देखेंगे ऑफ सीजन में, जनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त ऑफ सीजन होता है, तो सारे ब्रांड्स में सेल लगी रहती है। सो ये क्यों लगी रहती है? क्योंकि उस टाइम में सेल का जो थोड़ा सा रहता है वो स्लैक रहता है, सेल्स कम होती है सारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो टू एनकरेज द कस्टमर टू कम एंड बाय वो ऑफ सीजन लगा लेते हैं, दैट इज सेल लगा लेते हैं, 40% ऑफ, 50% ऑफ। तो हम जैसे लोग जिनको जरूरत नहीं भी होती है अपन लोग क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। सो दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन टू दोज हु मेक अर्ली पेमेंट। जो जल्दी पैसा देता है उनको अपन एनकरेज करने के लिए कि बॉस आप जल्दी पेमेंट कर लीजिए जो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। सो दैट इज कैश डिस्काउंट। एग्जांपल के तौर पे सपोज आपकी स्कूल की फीस है 2000 रुपीज पर मंथ, तो साल भर की फीस होती है 24,000 रुपीज़। आपको कैशियर बोलता है भैया एक बार में आप पेमेंट कर दोगे तो 23,000 रुपीज़ लगेगा। सो वो 1,000 का आपको क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट मिल गया। वैसे ही आप मोबाइल जब खरीदने जाते हो भैया तुरंत कैश दे के मोबाइल खरीदोगे तो 70,000 रुपीज़ लगेगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लोगे तो 73,000 रुपीज़ लगेगा। तो आपका कॉस्ट एक्चुअली 73,000 था, बट क्योंकि आप तुरंत एक बार में पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको 3,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट
सभी को दिया जाता है, आपको मुझे जो जाएगा सबको दिया जाएगा। ऑफ में जब अपन जाते हैं सबको आपको ऑफ दिया जाता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो पेमेंट कर रहा है। जो उधारी में सामान लेके जा रहा है उसको कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। जो पेमेंट कर रहा है, तुरंत पेमेंट कर रहा है या समय से पहले पेमेंट कर रहा है, उसको देते अपन कैश डिस्काउंट। थर्ड डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है का एग्जांपल, 100 रुपए का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 90 रुपीज का ही परचेज और सेल्स दिखाएंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100 रुपीज का परचेज सेल था और 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ। वेयरएज कैश डिस्काउंट है, 100 रुपए का सामान है और 10% कैश डिस्काउंट है, तो इस टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे 100 रुपीज का परचेज था, 90 रुपीज मेरे जेब से गया और 10 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट मिला, सो दैट इज माई कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड होता है, वेयरएज कैश डिस्काउंट में ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड होता है और वो जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है अलग से उसको रिकॉर्ड करते हैं एज डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। डेप्रिसिएशन, ना डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब जब मैं यहाँ पे एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो टैंजिबल फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, हर एसेट्स की वैल्यू गिरती है एक्सेप्ट लैंड। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, लैंड एंड गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो क्या होता है, बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मोटरसाइकिल की वैल्यू कम हो रही है, तो जितनी वैल्यू से एसेट्स फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेके एक फुल चैप्टर है तो डिटेल में अपन वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू एफ्लेक्शन ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन इंसॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी? When a person is not in a position to pay out its liability, सीधा हाथ खड़े कर दिया, देख लो भैया मेरे पास जितना भी था वो मैंने पेमेंट कर दिया, अब मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट नहीं कर पाऊंगा, तब उस बंदे को बोलते हैं इंसॉल्वेंट और उसकी पोजीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि बंदा इंसॉल्वेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल उनकी लाइबिलिटी 100 करोड़ थी, उनके पास 70 करोड़ का ही एसेट्स है, वो 70 करोड़ के एसेट पे कर दिए, 30 करोड़ की लाइबिलिटीज वो पे आउट नहीं कर पा रहे, देन दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट। लास्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज the assets and liabilities of the organization। बैलेंस शीट साल के आखिरी में बनती है, ये दिखाता है कि उस दिन यानी 31 मार्च को कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज है। सो एट द एंड एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। सो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।